बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी, मुस्लिम उम्मा और आलम इंसानियत की खैर। मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान के हवाले से एक मैं आपको बात बताऊंगा जो आज उन्होंने एक फुल सरप्राइज़ दिया है। और फुल सरप्राइज़ जो रोज़ टीवियों में बैठ के दावे करते थे हम गिरफ़्तार कर लेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, उनके लिए था। लेकिन उससे पहले एक और बात बहुत ज़रूरी है जो मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। वो अब मैंने आपको कल कहा था कि एक मौजू है जिस पर मैं बात करूँगा। वो ये है कि आज पाकिस्तान की मार्केट क्रैश कर गई है। जो सुपर करप्ट है उसने आज सुपर टैक्स लगाया 10% इंडस्ट्री के ऊपर। अब सारे इनके असासे अपने बाहर हैं। इनके असासे दुनिया के किन किन ममालिक में हैं उसके लिए एक इंटरनेशनल कमीशन बनाना पड़ेगा, और वो ग्लोबल कमीशन इनके एसेट्स की रिकवरी का भी ज़िम्मेदार हो। अल्लाह करेगा वो वक्त आ जाना है। कुछ कोशिशें की हैं इमरान खान ने और पेस सेट कर दी है, और वो सिर्फ 3.5 साल के अरसे में हुआ है जो 75 साल के अरसे में नहीं हुआ था। द नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे अल्लाह ताला हालात पैदा फरमाएंगे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी। इस वक्त पूरी मैशत का कत्लेआम कर रहा है ये, और कहता क्या है उसको कि मैं मुश्किल फ़ैसला कर रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ मुश्किल फ़ैसले ऐसे हैं जो रखना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, पेट्रोल की कीमत आपके लिए बड़ी है, मेरे लिए बड़ी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्विस स्ट्रक्चर 3 लोगों पे मुश्तमिल है। एक है जुडिशल सर्विस, दूसरा है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उसमें प्रोविंशियल शामिल कर लें, और तीसरा है एसेंशियल सर्विसेज। ये तीनों के तीनों एक तरफ, और इनको जो ड्यूटी के दौरान और घर की ड्यूटी के दौरान और गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो मुफ्त मिलता है। मुफ्त, हाँ, और क्या कह रहा हूँ मैं, फ्री भाई। दूसरा वापडा है, वहाँ जो मुलाजिम हैं, जो काम करने वाले हैं, जो वज़ीर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके फलाने हैं, वो सारे के सारे उनको बिजली के यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं जी, मुफ्त, फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। हमारे लिए वो सारे पैसे मैंने एक लाइन सिर्फ बोलनी है, वो सारे पैसे आप जमा कर लें कि कितने अरब रुपया वो बनता है, वो मुफ्त मिलता है उनको, लेकिन उसकी कीमत आप देते हैं। आपके बिल में मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स जो आते हैं उसमें जो बिजली पैदा करने वाले के नाम के ऊपर इन्होंने मुआहदे किए हैं, उनकी कंपनियां, उनकी अय्याशियाँ, उनके घर वालों की, उनकी जानने वालों वालियों की सारे ख़र्चे वो भी शामिल होते हैं। और तीसरी बात जो मैं इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें इस वक्त जो इकॉनमी है वो रिवर्स हो गई है। और रिवर्स किस तरह से हुई है कि उसका दुम ऊपर चला गया और टेल अप जिसको कहते हैं, और सर उसका नीचे की तरफ पूरी रफ्तार से आ रहा है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जिनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, जिनके पास गाड़ियाँ मुफ्त हैं, उनके लिए तो हालात ठीक हैं। लेकिन वो लोग जो अपने मोटर बाइक के लिए, जो अपने बच्चों के रिक्शे के लिए, जो लोग अपने ट्रैक्टर के लिए, जो लोग अपने ट्रक के लिए, जो लोग अपने ट्रॉलर के लिए या अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल ख़रीदते हैं, उनके हवाले से अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आता हूँ वो मौजू जिसकी तरफ मैंने आपको कहा था कि मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो मौजू ये है कि पाकिस्तान के ख़जाने को 2 हवालों से टीका लगाया गया, और वो टीका है कोई लाख करोड़ अरब का नहीं है, और वो 1200 अरब रुपए का टीका है। ये मैं आपके सामने अभी उस स्कैंडल की तफसीलात रखता हूँ जो इन द गाब ऑफ इम्पोर्टेड लेजिस्लेशन, बैरून मुल्क से आने वालों ने जो फरमाइशें की, उस फरमाइशी लेजिस्लेशन के नतीजे में ये टीका लगने जा रहा है पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि ये जो इम्पोर्टेड है वो कहता है कि मैं मुश्किल फ़ैसले कर रहा हूँ। मुश्किल फ़ैसले क्या है? सबसे बड़ा मुश्किल फ़ैसला ये है कि 1 लीटर भी किसी को मुफ्त में पेट्रोल ना मिले, 1 यूनिट किसी को मुफ्त में बिजली ना मिले। ये मुश्किल फ़ैसला हो सकता है ना? मुश्किल फ़ैसला करो ना, तुम्हारे पास इख्तियार है। कहते थे हम मुश्किल फ़ैसले करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि सारे प्लॉट्स वापस करो जो सरकार के ख़जाने से जिसने भी लिए हुए, जितने भी लिए हुए। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि कोई एक अगर मुस्तहिक है तो उसके पास 1 प्लॉट होना चाहिए। उसके बाद अलाउंसेस सारे ख़त्म कर दो, तुम प्रोटोकॉल ख़त्म करो, खाना पीना ख़त्म करो। मैं ये करप्शन की बात नहीं कर रहा। इस वक्त ये सारे अगर इक़दामात कर लिए जाएं तो इसको कहा जाएगा मुश्किल फ़ैसला। तीसरा ये है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है और उनकी जायदादें नीलाम करो। ज़ाहिर है अपनी भी करोगे तुम, ज़ाहिर है अपनी बीवियों की भी करोगे तुम, ज़ाहिर है अपने बच्चों की, दामादों की, भाई के, भतीजों की, भतीजियों की जायदादें भी नीलाम करोगे। और 3 चीज़ें, 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 3 ची
जो सबसे मुश्किल फैसला जिसको तुम कह रहे हो ना, वो सबसे आसान फैसला है। पेट्रोल महंगा करना कौन सा मुश्किल फैसला है? एक नोटिफिकेशन की मार है। ये मुश्किल फैसले ना, ज़रा करो ना, करके दिखाओ ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो तफसीलात जो अभी तक मंजर आम पर इस तरीके से नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1200 अरब का टीका लगा है वो किस तरह से लगा है। मैं उसकी तफसीलात मैंने पूरा एक तैयार किया है आपके लिए। वो मैं निकाल के ज़ुबानी बात करने की बजाय मैं मालूमात मेरे सामने हैं, तो मैं वो मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहा यह गया है कि नैब के ऑर्डिनेंस में हमने मामूली सी तरामीम की हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन तरामीम के अलावा एक तरमीम और हुई है, वो अभी तक खुफिया है। वो तरमीम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं रहा। गंदे पैसे, डर्टी मनी, ब्लैक मनी पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं रहा। वो बिल वो भी इन्होंने थ्रू किया है। मनी लॉन्ड्रिंग, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू नहीं हुई। अब मैं आता हूँ नैब के कानून की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको कल कहा था किस एक बड़े मौजू को, लेकिन इतने हालात गंभीर होते जा रहे हैं और रफ्तार उनकी इतनी तेज़ है कि पाकिस्तान डूब रहा है। और जो उस कश्ती के सवार हैं वो कैसे हो सकता है कि उसकी तरफ तवज्जो करके उसके ऊपर जो भी वो कर सकते हैं, आवाजारी कर सकते हैं, जिद्दोजहद कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो करना पड़ेगा। अब जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं इसके, वो कितने पैसे मैंने आपको पहले बता दिए। ये 117 मुकदमात हैं जिनमें लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जितने के जितने करप्ट टोला है सबको फ़ायदा मिलेगा। सबसे टॉप के ऊपर वीडियो वाली खातून है। कैलेबरी फॉन्ट सेक्शन 21G कि बाहर की एविडेंस कोई इस्तेमाल नहीं होगी। कैलेबरी इन्होंने ख़ुद पेश किया था, पता लगा कि ये जालसाजी है। वो सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस का 21G, उसमें तरमीम करके वो क्लोज़ हो जाएगा। नंबर 1, ये नवाज शरीफ की बेटी को फ़ायदा हुआ। दूसरा, नवाज शरीफ का केस जो है उसका सामने रख के सारा कि मनी ट्रेल कोई नहीं है, सेक्शन 14 वो उन्होंने दाखिल कर दिया। ये जो सेक्शन 14 आने के बाद नवाज शरीफ के केसेस बंद हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे, प्रोब के ऊपर हैं जो बंद हो जाएंगे, इंक्वायरी के ऊपर बंद हो जाएंगे, और इनके हर स्टेज के ऊपर इनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं। और जो ट्रायल हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और ट्रायल की कॉन्टिन्यूशन अपील जो होती है वो भी बंद हो जाएगा। नंबर 3, लोहे का चना ब्रदर्स, वो पब्लिक चीटिंग एट लार्ज 76 लोग हैं, जिनमें वैसे एक 77वां भी है, वकील है, वो नहीं बोल रहा अभी तक, उसके भी 2 फ्लैट वो खा गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी बोलेगा तो मैं बताऊँगा, आप याद रखिएगा ये वाली बात। तो वो केस बंद हो जाएगा लाहौर में। और सेक्शन 9A को अमेंड करके कहा गया है कि अगर जो लूट मार कितने घरानों के ऊपर अगर डकैती मारी जाए तो उसको करप्शन हम कहेंगे। 100 से ज़्यादा, अगर यानी 99 कोई घर लूटता है तो वो डाकू नहीं है। और अगर 99 लोगों के गन पॉइंट पे वो पर्स निकाल लेता है, उनके मोबाइल ले लेता है, उनकी नकदी निकाल लेता है, तो वो डाकू नहीं है इस कानून के बाद। ये है सेक्शन 9A। दूसरा, जो शहबाज शरीफ का TT केस है, TT शरीफ का जो शहबाज केस है या शहबाज शरीफ का TT केस है, उसमें सेक्शन 9A जब आएगा तो वो केस भी बंद हो जाएगा। अगला जो बड़ा केस है बेनामी प्रॉपर्टीज़, वो सारे के सारे ये अरबों खरबों रुपए की बेनामी प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो किसी माली के नाम के ऊपर ली गई, एक या किसी साली के नाम के ऊपर ली गई, या किसी बहनोई के नाम के ऊपर ली गई, या किसी धोबी के नाम के ऊपर ली गई है। जो घर में काम करने के लिए आते हैं उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी बना ली जाए। उसका असल बेनिफिशरी वो है जिसके पास पैसे हैं, और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी रखी गई उसको तो पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी है भी मेरे नाम पे या नहीं। ये सारे केसेस जो TT शरीफ के हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और बेनामी वाले मैंने आपको बता दिए। अच्छा, फिर जिनके सेक्शन 23 में एक अमेंडमेंट आई है, ये दुनिया में इस तरह की अमेंडमेंट पहले नहीं कभी आई, इसलिए इसने मुझे भी हैरान कर दिया। हैरान से ज़्यादा तो परेशान होने वाली बात है, इसलिए कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इदारे जिनको इस डकैती के कानून के ऊपर 1200 अरब रुपए की डकैती मारने को रोकना चाहिए, वो खामोश हैं। ये मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ। सेक्शन 23 की अमेंडमेंट के ज़रिए से ये किया गया है कि जिन लोगों के
ایسٹس کسی کو کہا جائے کہ تمہارے پاس چوری کا مال ہے، اس کو اجازت ہے کہ جب تک اس کے خلاف کیس سپریم کورٹ تک جاتے جاتے نیچے ٹرائل ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اس کے بعد ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ریویو ہوتا ہے۔ یہ دلی سے تریاک آنے تک سام کا ڈسا مر چکا ہوگا اور اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ چوری کا مال تم فروخت کر سکتے ہو۔ وہ کہے گا کسی کی یہ کہا جائے گا کہ یہ تم سے یہ چیز برآمد ہوئی ہے اور کیس چلنا شروع ہوا، 2 مہینے کے اندر اندر اس نے بیچ دی، 3 دن میں اس نے بیچ لی، تو اگلے دن وہ درخواست دے گا، وہ کہے گا جی اب تو میں اس کا مالک ہی نہیں رہا جس نے خریدا ہے۔ وہ جو مشتری ہوشیار باش کا قانون ہے ایک سول لاء کے اندر، وہ چلا جائے اور اس سے جا کے برآمد کریں۔ میرے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں، میرا ٹرائل کس طرح آپ کر رہے ہیں۔ 23 کے بعد انہوں نے جو سیکشن 4 امینڈ کیا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم خاص طور پہ بیوروکریٹ، وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے جو وزراء ہوں گے یا سیاستدان ہوں گے، وہ جتنے بھی فیصلے کر کے غلط پاکستان کے خزانے کو اربوں کھربوں پدموں کا نقصان پہنچائیں اور پاکستان کا خزانہ لوٹیں، ملک سے باہر لے کے جائیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ کیا؟ کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ججز حضرات ہیں ان کے لیے ایک 209 ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی انٹرنل اسکروٹنی کریں گے، باہر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے، وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں آئین کے 209 کا۔ لیکن وہ جو مقدمات جاتے ہیں اکثر وہ چیلنج ہو جاتے ہیں، اور ان مقدمات کی پرسنٹیج آپ نکال کے دیکھ لیں جن کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، کچھ ظاہر بدنیتی سے بھی کیسز جاتے ہیں وہاں پہ۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا جو اسینشیل سروسز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا اپنا ایکٹ ہے، اس کے نیچے ہم کارروائی کرتے ہیں، کارروائی ہوتی بھی ہے، لیکن وہ کس قدر کارروائی ہے، کیا کمنسریٹ کرتی ہے جو پاکستان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، اب تیسرا جو ہے وہ ہے، میں نے کہا تھا سول سروس، یہ ان کو اوپر سے نیچے تک سب سے جو سول سروس میں نیچے کا درجہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے، کبھی کاغذ دینے جاتا ہے، کبھی سمری کسی کے گھر پہ جانا جاتا ہے، وہ موٹر بائک چلاتا ہے، تو آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ دی کیڈر جو اس میں اس کو رکھا جاتا ہے، وہاں سے لے کے 22 کا سیکرٹری آتا ہے، یہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے۔ چھوٹے تو پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں اور جو بڑے ہیں ان کو ہاتھ لگانے والا پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ اچھا، پھر جو ان میں سے ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق صدر ہے، ایک اور سابق وزیر اعظم ہے، یہ 8 مائع دونوں سابق وزیر اعظم تھے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے کیسز بھی اس کے امینڈمنٹ کے ساتھ ہی وہ بھی اڑ جائیں گے۔ نیب جو ہے وہ اس میں 6 قسم کے کیسز جو ہیں وہ اڑیں گے، اور وہ سارے کے سارے جو 6 قسم کے کیسز اڑیں گے، اس کے بعد جو بچے گا وہاں پہ وہ نون لیگ والا نہیں، وہ اصلی والا پٹواری بچے گا، اور یہ جو معاشی کلرک ہے اس وقت کومو والا وہ نہیں، اصلی والا کلرک وہ نہیں بچے گا، پٹواری نہیں بچے گا، اور چھوٹے چوروں کے اوپر اربوں روپے کا ہم خرچہ کریں گے، اربوں روپے کا خرچہ۔ نیب کو مفت نہیں چلتا، کیسی تنخواہیں ہیں، ان کی کیا مراعات ہیں، نیب کے قانون کے اندر ان کو کمیشن اپنا رکھنے کی، اپنا حصہ رکھنے کی، جو چوری کا مال اگر 1 ارب روپے آیا تو 23% سے 32% کے درمیان کی خبریں ہیں، اور یہ ایک سپریم کورٹ کے کیس میں یہ بات پہلی دفعہ سامنے آئی تھی۔ انسیڈنٹلی میں بھی اس میں نیب کے مخالف وکیل تھا۔ تو یہ سارا آپ اگر ملا کے دیکھیں گے تو پاکستان کے لیے ایک ایسی ریسیپی تیار کی جا رہی ہے، میں وہاں جا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ جہاں سے ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، بے شرمی انتہا سے بھی اوپر، آخری انتہاؤں سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ ایک عرب ملک کے امبیسڈر سے جس طریقے سے شہباز شریف امپورٹڈ نے مدد مانگی ہے، تف ہے، 3 حرف ہیں، اور اس طرح کی ذہنیت کے اوپر شدید ترین تبرہ۔ میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ ویڈیو دیکھ کے آپ بھی بات کیجیے گا، اس پہ کامنٹ بھی کیجیے گا۔ کل ایک اور میں موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضری دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج عمران خان نے سرپرائز یہ دیا کہ ان کے خلاف انہوں نے تقریر کی ایک، اور اس میں کہا کہ میرے خلاف 9 مقدمے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی 14 ہیں۔ پھر میرے سٹاف نے ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ ایک انڈسٹریل ایریا کے تھانے میں بھی ایک خفیہ پرچہ کر کے رکھا گیا۔ یہ جو بیٹھ کے بڑھ کے مارتے تھے نا ہم پکڑ لیں گے، وہ اس طرح کی بنیاد انہوں نے بنائی، وہ آج اڑ گئی اللہ کی مہربانی سے۔ سب میں ان کو اینٹیسپیٹری
بیل مل گئی ہے اور سب میں آرڈرز ہو گئے ہیں، اور وہ رول آف لا ایک نیا منظر نامہ ایک آپ دیکھیں گے 2018 میں ان کو اسلام آباد کے اندر ہی ہائی کورٹ میں لے کے گیا تھا، آج میں ان کو لے کے گیا سیشنز کورٹ میں۔ یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو جب پیش ہونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے گھر سے ہار پھینکنے والے یا پتھر پھینکنے والے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے نہیں آتے۔ یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جو انتہائی دلیری سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیس کرنا شروع کرتا ہے، اور آخری جو کچہری کی عدالت ہے اس میں بھی جانے سے وہ شرماتا نہیں۔ آج میں آپ کو زبردست قسم کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کورٹ سے نکل کے جب ہم دوسری کورٹ میں جا رہے تھے تو وہاں جب گئے تو بہت چھوٹا کورٹ روم ہے، سیشن جج صاحب ہیں، اور میں کھڑا ہو گیا، جو راسٹرم ہوتا ہے اس پہ پیچھے بے شمار دنیا ہو گئی، تو میں نے کہا آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائے، کہتے نہیں بابر آپ کھڑے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر میں میرا جو منشی ہے وہ اسسٹ کرتا ہے مجھے، ہمارا کورٹ کلرک جس کو کہتے ہیں وکیلوں کا یورپ وغیرہ میں، وہ شبیر آ گیا، تو پرائم منسٹر نے وہ راسٹرم چھوڑ دیا جہاں یوں کر کے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، اور پرے ہو کے کہا شبیر تم آگے ہو جاؤ۔ ایسے تو نہیں مسلم دنیا عمران کی طرف دیکھتی، ایسے تو نہیں اس پہ کرم اور عطائیں ہوتی۔ خس خس جنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور جائز رزق عطا فرمائے وافر مقدار میں، اور پاکستان کو شاد آباد رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔